गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरे अनमोल। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में, और मैं हूं आपके साथ प्रिया। सबसे पहले तो गुरु जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमें जीवन जीने की कला भी मिलती है और दिशा निर्देश भी मिलते हैं, तो उन सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूं। दूरदर्शन परिवार की तरफ से आज टीचर्स डे है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक कहते हैं कि एक सड़क की तरह होता है। जैसे सड़क अपनी जगह पर होती है, लेकिन निरंतर जो यात्री है वो चलता चला जाता है, तो कुछ ऐसा ही महत्व है शिक्षकों का। और आपको पता ही है आज 5 सितंबर है और हर साल आज के दिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जी हाँ, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। भारत में हर साल आज के दिन को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। जी हाँ, शिक्षक दिवस पर देश में शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को प्रोत्साहित और उन सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध भी बनाया है। ये हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको पता है ये शिक्षक नहीं बनना चाहते थे, इनके पिता चाहते थे कि ये पुजारी बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, वरना हम एक बेहतरीन शिक्षक से अछूते रह जाते। इनका योगदान न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि कहा जाए कि राजनीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है, तो शायद गलत ना होगा। बहुत सारी बातें और भी हम कार्यक्रम में करते चले जाएंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी होगा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं परंपरा अनुसार। सबसे पहले आपको ये बताएं कि आज की तिथि क्या कहती है। विक्रम संवत 2080 भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी और 5 सितंबर 2023 दिन है मंगलवार। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना हम करते हैं। इसी के साथ एक और शुभ विचार से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरा प्रोग्राम विचारों से भरा हुआ होगा आज। तो क्या कहता है आज का विचार? विचार कह रहा है कि अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो हमें खुद के बारे में सोचना सिखाते हैं। और ये बात जिन्होंने कही थी वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने और बहुत सारे जिनके ऐसे विचार हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कब, क्या, कैसे और कहाँ, किस तरह से अपने जीवन को दिशा देना है। हमारी दिशा और हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए अगर ये कहें कि इनके विचार एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, तो शायद गलत ना होगा। और विचारों के साथ ही चूंकि 5 सितंबर हम इनका जन्म दिवस तो मना ही रहे हैं, आज का दिन और किन मायनों में खास है, यानी 5 सितंबर इतिहास में और किस तरह से दर्ज की गई है, इसके लिए आपको बताना होगा आज का इतिहास। लेकिन उसके पहले आपको स्क्रीन पर भी हम डिस्प्ले करेंगे। सजीव प्रोग्राम है, यानी सजीव फोन इन प्रोग्राम नमस्कार एमपी से आप सीधे जुड़ पाएंगे। 8 बजे से 9 बजे तक हम बिल्कुल लाइव रहने वाले हैं। तो 075526600049 और टोल फ्री यानी निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कीजिएगा 1800233440। और अब बता देती हूँ आपको आज का इतिहास। इतिहास में हम 1986 की बात करेंगे। आतंकवादियों द्वारा अपहृत भारतीय विमान के यात्रियों को बचाने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोत ने अपनी जान गंवाई थी। जी हाँ, ये वही लेडी है जिन्होंने बताया कि वो कितनी साहसी थी। इस कम उम्र में इन्होंने वो साहसिक काम कर दिखाया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नीरजा भनोत जी की हम बात करेंगे। इसके बाद 1888 की भी बात करेंगे। देश के दूसरे राष्ट्रपति, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। और इसी के साथ 1991 की भी बात करेंगे। नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में ये जो
यूँ तो देखा जाए तो बहुत सारी ख़ास बातें थी, लेकिन ये ख़ास बातें हम सभी को जानना ज़रूरी था। आज के इतिहास के बाद विषय पर हम चर्चा करेंगे और बता देंगे अब आपको कि हमारे आज स्टूडियो में ख़ास मेहमान कौन कौन से, क्योंकि शिक्षक दिवस की बात हो रही है तो हमारे साथ दो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षक हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से फ़ोन लाइन बता देती हूँ, क्योंकि फ़ोन लाइन खुल चुकी है और जैसे ही मैं परिचय दूंगी हमारे विशेषज्ञों का, हमारे अतिथियों का, तो आप जल्दी से फ़ोन लगाइएगा और उनसे कोई भी आप सवाल कर सकते हैं विषय से जुड़े हुए। तो 0755-266-0049 1800-233-00। तो चलिए परिचय हम करवा देते हैं। सबसे पहले हम परिचय करेंगे प्रोफेसर उषा शर्मा जी, इनका हम परिचय देते हैं। आपको बता दें कि ये आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज हमीदिया की मैंने बताया कि प्रोफेसर है, वहाँ पर ये पदस्थ हैं। MA किया उन्होंने हिंदी, शास्त्रीय संगीत, चित्रकला, दर्शन शास्त्र प्रथम श्रेणी में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से। इसके साथ ही संगीत प्रभाकर भाव संगीत डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में इन्होंने अर्जित की थी डिग्री। इलाहाबाद से MPhil PhD बरकतुल्ला से किया है। यानी तमाम तरह की डिग्रियां हैं जो बीच बीच में मैं आपको बताती चली जाऊंगी। परिचय बहुत बड़ा है इसलिए संक्षिप्त में देकर मैं यहीं रुकूंगी, क्योंकि हम अगला परिचय करवाने वाले हैं। हमारे अगले विशेषज्ञ हैं शहाब अहमद साहब, जो कि कंप्यूटर IT एक्सपर्ट कम कंप्यूटर शिक्षक हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस के क्षेत्र में ये लगातार पिछले 25 सालों से भी ज़्यादा समय से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, मैम। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है और मुझे भी ये जानने का कि कैसा अनुभव आप दोनों का रहा। बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, लेकिन एक खूबसूरत सी कव्वाली तो मुझे लगता है बनती ही है, और मुझे लगता है कि जो भी हम प्रस्तुति देने वाले हैं वो आप ज़रूर रोचक वो होगी और बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस प्रस्तुति की तरफ। आइए बातचीत करते हैं कुछ लोगों से जो साइकिल की सैर का आनंद लेकर आए हैं और अपने आप को फिट रखने की जुगाड़ में हमेशा लगे रहते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसी? बढ़िया। आप ये साइकिल चला रहे थे, मैं बहुत देर से आपको देख रही थी। इसके बारे में हमें कुछ बताइए, ये कैसे इसे रेंट बाय ऐप चार्टेड है, ये क्या कुछ करते हैं और क्या आप यहाँ रोज़ साइकिल चलाने आते हैं? हाँ जी, हम लोग डेली फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से साइकिल चला रहे हैं। और ये चार्टर्ड बाइक ने एक नया सिस्टम लगभग पिछले 9-10 महीने से शुरू किया था, तो हम इसके साथ भी हो गए। इसके पहले भी हम लोग साइकिल अपनी भी साइकिल चलाते रहे जहाँ भी मौका मिला। इसमें इस चार्टर्ड बाइक में खासियत ये है कि ये एक ऐप से, मोबाइल ऐप से चल जाता है, और मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फ़ोन पर। एंड्रॉयड कोई भी फ़ोन हो उस पर हो जाता है, और उसमें फिर आप इसका 300 रुपीज़ हम लोग जैसे पे करते हैं 3 मंथ्स के लिए, या 12 मंथ्स के लिए आप 1000 रुपीज़ के करीब पेमेंट करने से पूरे 12 मंथ चला सकते हैं। इसमें ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें ऐप को ओपन करना रहता है। देन उसका QR कोड इस बाइक का स्कैन करना होता है। तो QR कोड जैसे स्कैन करते हैं, मोबाइल में आप इस बाइक का नंबर दिखने लगता है कि ये बाइक का नंबर क्या है। वो बाइक नंबर को जब आप क्लिक करते हैं तो एक OTP आता है। वो 4 डिजिट का OTP होता है, जो यहाँ पर एक पैनल दिया हुआ है। इस पैनल पे वो 4 डिजिट का जब हम OTP इंटर करते हैं तो गाड़ी पे लिखा हुआ जाता है रेंटेड, मतलब वो हमारे लिए यूज़ करने के लिए हो गई है, गाड़ी अवेलेबल है। अब उसका लॉक वहाँ सामने से खोलते हैं और फिर गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है। आसानी से एक छोटा सा मोबाइल ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में डालकर आप इस चार्टर्ड बाइक को यूज़ कर सकते हैं, इसे चला सकते हैं, अपने शहर को प्रदूषण रहित बना सकते हैं, इसके अलावा अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, और अगर मैं बात करूँ कि आपने इस चार्टर्ड बाइक के हेल्प से अपने आप में क्या चेंजेस पाए हैं पिछले इन महीनों में? एक्चुअली मैं थोड़ा सा बॉडी की फ़िटनेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, खासकर जैसे कि अब इस उम्र के पड़ाव पर शुगर लेवल और BP ये 2 समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन मैंने जब से चार्टर्ड बाइक यूज़ करना शुरू किया है पिछले लगभग 9-10 महीने से, मुझे कभी भी शुगर लेवल और BP की समस्या नहीं हुई। मैं रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करा रहा हूँ। मैडम, आप भी ये साइकिल चलाती हैं? कब से चला रही हैं आप ये साइकिल? 9-10 मंथ से चला रही हूँ। 9-10 महीने से। तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया है? कुछ वेट लॉस हुआ है या शरीर में कुछ एनर्जी क्या?
आपको एनर्जी तो महसूस होती है सुबह मॉर्निंग में। आप साइकिलिंग चला लेते हैं तो उससे आपको लगता है कि आप दिन भर एनर्जेटिक रह गए हैं और आपके नी प्रॉब्लम से थोड़ा आराम मिल जाता है। आप नॉर्मल रूप में तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, परंतु कम से कम साइकिलिंग के रूप में आप वो एक्सरसाइज डेली आप फिक्स हो जाता है कि आपको साइकिलिंग करना है, उससे आप नी को फिट रख सकते हैं। मैम अगर बात करें बेनिफिट्स की तो हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं साइकिलिंग के? आप डेली एक्सरसाइज हो जाती है इससे, डेली वॉक करने निकलते हैं, रेगुलर एक पैटर्न बन जाता है आपका कि आप डेली आपको साइकिलिंग करना है तो आप चलाते रहेंगे। अच्छा, और मैं पूछना चाहती हूँ, आपको पुराने दिनों की याद भी आ गई क्या आपने? जी हाँ, बचपन में काफ़ी दिनों से साइकिल चलाई थी, वो बीच में ब्रेक हो गया था। कम से कम चार्टर्ड बाइक वालों ने साइकिल स्टार्ट करके ये तो कर दिया कि हम वापस अपने बचपन की ओर लौट सकते हैं। क्या बात है, ये है स्मार्ट सिटी की स्मार्ट साइकिल्स और स्मार्ट वुमेन्स भी, जहाँ पर आज वुमेन्स को इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अप एंड डाउन करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही वो अपनी बॉडी को लेके, अपने फिजिक को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं। जैसे कि मैडम ने बताया कि वो इस चार्टर्ड बाइक के साथ पिछले 9-10 महीनों से साइकिलिंग कर रही हैं और अपने घुटनों का ख्याल रख रही हैं। मैम बहुत अच्छा लगा आपको साइकिल चलाते हुए देखकर। आप वर्किंग हैं? हाँ जी, वर्किंग हूँ। तो कैसे टाइम मैनेज करती हैं आप, और साथ में यूथ्स को क्या कहना चाहेंगी साइकिलिंग को लेकर? एक्चुअली साइकिलिंग उठाने के लिए या रेंट पे लेने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है। 24/7 साइकिल डॉकयार्ड पर अवेलेबल रहती है, तो आप जब चाहें तब चला सकते हैं। हमारे अपने शहर को हमको यदि प्रदूषण रहित करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइकिल का यूज़ करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी थोड़े से डॉकयार्ड स्टेशन ज़्यादा बनाने चाहिए ताकि इजीली अवेलेबल साइकिल हों हमारे जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेज हों, मार्केट हों, स्कूल हों। सुनाने तो वाले थे हम कव्वाली, लेकिन सुबह की शुरुआत अगर सैर से हो जाए तो बात ही क्या। अपने आप का ध्यान रखने के लिए हमने सोचा कि सबसे पहले इस सेगमेंट को ही चला देते हैं। हम संगीत पर भी चर्चा करेंगे और कव्वाली पर भी आपको प्रस्तुति देंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो हम इस उठापटक में लगे हुए थे, क्योंकि एक जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो एक ज्ञान ये भी मिल जाता है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होता है। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो चलिए हम गुरुओं से चर्चा करते हैं और अब बातचीत को सिलसिलेवार आगे बढ़ाएंगे। परिचय तो मैं दे ही चुकी हूँ, और जिस तरह से जीवन में अगर कुछ पाना हो तो शिक्षक का सम्मान करना ही चाहिए। मैं इस वाक्य से शुरुआत करती हूँ। प्रोफेसर उषा शर्मा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और शहाब जी भी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं इसी वाक्य से मैं चाहूँगी कि कितना आपको लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है इस वाक्य को लेकर? गुरुओं का जो सम्मान है प्रिया जी, यह सम्मान ही शिष्य को पात्रता प्रदान करता है। जो शिष्य गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु जानते हैं कि इस शिष्य में विनय है, और विनय के कारण ही उसको ज्ञान दिया जा सकता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। पात्रता जो है शिष्य में तभी आती है जब उसमें विनय होता है। अब जब विनय होता है तो वो ग्रहणशील हो जाता है, और ये ग्रहणशील जो विद्यार्थी है, यह विद्यार्थी ही वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले गुरु जो है वो बच्चे में, विद्यार्थी में क्षमता का विकास करता है, और ये क्षमता का विकास जो होता है आंतरिक भी होता है, बाह्य भी होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। तो जितनी भी प्रकार की क्षमताएं विकसित हो सकती हैं, वह सब क्षमताओं का विकास गुरु शिष्य के अंदर करता है। और जहाँ तक अभी आपने बात की थी सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी की, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि स्वयं को पहचानो, खुद को जानो। सही बात तो आप ये देखिए कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सभी ने इस बात पर, दार्शनिकों ने, संतों ने इस बात पर जोर दिया है, सूफी फकीरों ने, कि सबसे पहले अपने आप को जानो। यदि अपने आप को नहीं जान सके तो दुनिया को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ही सारा ज्ञान है। सारा सबसे पहले बच्चा अपनी आंतरिक शक्ति से, अपनी अवलोकन की प्रक्रिया से ही जानता है
कि संसार क्या है। सही बात है। तो यही ज्ञान जो उसके भीतर होता है उसी को गुरु विकसित करता है। गुरु उसके लिए सहायक होता है, कि पथ प्रदर्शक होता है कि किस प्रकार से वह आंतरिक ज्ञान को विकसित करे। इसलिए सुकरात ने कहा है कि जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान की क्षमता लेकर वो पैदा होता है। हाँ। अब गुरु का काम होता है केवल उस ज्ञान को बाहर निकाल के लेके आना। ये कला होती है गुरु में कि उसके आंतरिक ज्ञान को वो कैसे बाहर निकाल के लेके आए। जैसे हम एक कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी डालते हैं, तो कुएं में पहले से पानी है, और पानी है इसी कारण हम बाल्टी को डालकर पानी को खींच पाते हैं। लेकिन यदि कुआं सूखा हो तो हम क्या करेंगे? यदि कोई मेंटल रिटार्डेड बच्चा होता है, हम काफ़ी मेहनत उसके साथ करते हैं, लेकिन वह ज्ञान उसको उतना विकसित हम नहीं कर पाते हैं जितना कि अन्य शिष्यों में हम विकसित कर लेते हैं। तो डिसेबल बच्चों में भी हम काफ़ी हद तक विकसित करते हैं, क्योंकि मैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों पे काफ़ी काम कर रही हूँ, और हमने देखा है कि उनकी योग्यताओं को यदि बढ़ाया जाए तो वो जो शारीरिक कहना चाहिए विकलांगता होती है या दृष्टिबाधित होते हैं विद्यार्थी, उन पे यदि हम बहुत मेहनत करें तो उनका जो अंदर से जो एक कहना चाहिए कि उनकी क्षमता का संवर्धन करके हम ज्ञान को उनके अंदर भी विकसित कर पाते हैं। बिल्कुल। स्कूल का शिक्षक, जो मैं हायर सेकेंडरी तक की बात करूँ, उसके बाद कॉलेज में आकर प्रोफेसर, दोनों स्टूडेंट अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग तरीकों के होते हैं। तो इस सवाल के साथ मैं आपके पास वापस आने वाली हूँ, लेकिन साहब जी आपसे जानना चाहूँगी मैं, आपका कैसा अनुभव रहा? आप तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहाँ बच्चे दिल से ज़्यादा दिमाग पर जोर देते हैं, तो क्या किस तरह का माहौल होता है जब आप बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, और 25 सालों में आपने क्या अनुभव किया पहले के स्टूडेंट और अब के स्टूडेंट्स में? जैसा कि मैम ने बताया कि हर बच्चा में अलग अलग अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा पहले से कुछ जैसा रहता है जिसको हम डेवलप करते हैं। तो जैसे बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर के फील्ड में आगे बढ़ाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, लैंग्वेजेस सिखाते हैं, अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, हार्डवेयर सिखाते हैं। उस हिसाब से हर बच्चा अपने अपने हिसाब से मतलब डेवलप्ड होता है। बच्चा कोई बच्चे होते हैं कि जो नहीं सीख पाते, मतलब लेकिन फिर भी हम लोग उनको धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ काफ़ी कुछ सिखा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जो बॉर्न एक्सपर्ट होते हैं, मतलब शुरू में ही उनमें ऐसा एक्सपर्टीज़ होती है कि जो वो अपने आप में, आप सिखाएं या नहीं सिखाएं, वो धीरे धीरे अपने आप में बढ़ते रहते हैं, आगे आगे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो इस हिसाब से हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है कि अपने हिसाब से वो अपने हिसाब को डेवलप कर लेता है। मतलब उनका दिमाग उनका गुरु बन जाता है। जी। अगर मतलब कितने, अभी तो एक नया ट्रेंड आ गया एआई का, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि जब चर्चा हो ही रही है तकनीक के क्षेत्र से जुड़ी हुई, तो कुछ एआई की भी हम जानकारी दे देते हैं, इस पर भी अब बच्चे एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं अपना। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। आजकल नए नए इंजीनियरिंग ब्रांचेस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो आजकल आपने देखा होगा कि एक आज तक की न्यूज़ एंकर है, वो एआई बेस्ड होती है। वो शायद आज तक के एक न्यूज़ एंकर है, वो एआई बेस्ड न्यूज़ देती हैं वो। तो हर फील्ड में आई आजकल वर्क कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, कि यही होता है इसमें। जी बिल्कुल। जी उषा मैम, जैसा कि मैंने वो सवाल रखा था बच्चों के बदलाव पर, अगर मैं बात करूं। जी देखिए, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका स्कूल में एक तरह से उनका फाउंडेशन तैयार होता है, आधार तैयार होता है, और यही आधार पर हम भवन खड़ा करते हैं ज्ञान का। तो कैसे खड़ा करते हैं कि जो आधार लेकर वो आए हैं उस आधार पर वो अपने विषय चयनित करते हैं, साथ ही अपनी अभिरुचि के अनुसार जब वो थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि किस प्रकार से मुझे किन विषयों में अभिरुचि ज़्यादा है। क्योंकि स्कूल में तो कुछ विषय उनको कंपलसरी होते हैं, और कुछ विषय बाद में 10वीं कक्षा के बाद उनके जो विषय होते हैं वो उनको एक तरह से कहना चाहिए कि चयनित करने का मौका मिल जाता है। तो वो चयनित करके 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। तो 11वीं 12वीं में जिन विषयों का वो चयन करते हैं, कोई वाणिज्य के क्षेत्र में चला जाता है, कोई साइंस के क्षेत्र में चला जाता है, कोई कला के क्षेत्र में चला जाता है। अब यहाँ पर जब वो अपना एक
करना चाहिए, कोई एक कला का विभाग या कोई एक विज्ञान का विभाग चुन लेते हैं, तो फिर कॉलेज में आने पर वो उसी फैकल्टी में, उसी विभाग में अपनी गति करते हैं। वहाँ पर उनको स्पेशलाइजेशन करने का, विषय विशेषज्ञ बाद में जब वो बनेंगे कैसे वो उसको तैयारी करते हैं, कैसे उसका अध्ययन करते हैं। तो अब यहाँ पर जाके थोड़ा बहुत बच्चा समझ पाता है कि मैं कौन सा विषय चयन करूँ। अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमारे भारत में ये एक बहुत अच्छा अवसर बच्चों को मिला है। पहले ऐसा होता था कि कुछ खास समूह होते थे और उन समूहों को ही बच्चों को लेना पड़ता था। तो कई बार बच्चे का मन होता था कि मैं हिंदी साहित्य के साथ मनोविज्ञान ले लूं, या मैं मनोविज्ञान के साथ चित्रकला ले लूं, लेकिन कई बार वो समूह नहीं मिलता था। तो समूह नहीं मिल पाने के कारण क्या होता था कि बच्चा जो है वो कई बार किसी विषय का चयन मजबूरी में करता था। लेकिन अभी उसके सामने सारे अवसर खुल गए हैं। वो चाहे कला का विद्यार्थी जो है, आर्ट्स का विद्यार्थी, वो गणित विषय भी अपने चुन सकता है, कंप्यूटर ले सकता है, और रोजगार से संबंधित अन्य विषयों के भी कहना चाहिए विकल्प खुल गए हैं। तो वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी है, बिल्कुल, और टूरिज्म भी है, पर्यावरण से जुड़े हुए भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप देखिए कि अभी ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतने विकल्प खुल गए हैं कि कला का विद्यार्थी साइंस से जुड़ सकता है, विज्ञान से जुड़ सकता है, रोजगार से जुड़ सकता है, और बहुत सारे ऐसे विषयों का वो चयन कर सकता है जहाँ वो प्रबंधन सीख सकता है, मैनेजमेंट सीख सकता है, तो वाणिज्य के, अर्थशास्त्र के विषय ले सकता है, और वाणिज्य का विद्यार्थी भी बहुत सारे ऐसे विषय ले सकता है जो उसके लिए उसकी क्षमताओं का विकास करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को अब आज़ादी मिली है कि वो अपनी अभिरुचि के साथ अपना स्वयं का विकास कर सकें। तो महाविद्यालय आने पर बच्चे के सामने जो नए विकल्प आए हैं, इनमें हम सोचते हैं कि आगे कुछ इस दशक में, सही है, इस दशक में बच्चे बहुत प्रगति कर पाएंगे। जी। तो धीरे धीरे ये एक हमारा उच्च शिक्षा जगत जो है वो बड़ा विराट होता जा रहा है, उसका बड़ा फैलाव होता जा रहा है। तो बच्चे जो हैं वो खुश भी बहुत हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चों के पास एक बंधन जो है वो समाप्त हो गया है कि वो एक खास समूह को ही चुन सकता है, 3 विषय और एक आधारभूत पाठ्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं शाहब जी आपके पास आ जाती, जैसे कि मैं बता रही थी ना, आप किसी के विषय को चुन सकते हैं। एक मेरा सवाल जरूर उठता है कि कंप्यूटर बिल्कुल, हालांकि अब तो भाषा बंधन नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी अगर हम कंप्यूटर की बात करें, सॉफ्टवेयर की खासतौर से बात करें, तो अंग्रेजी एक बड़ा बंधन बन जाता है। तो क्या ऐसे बच्चे जो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, या ये कहा जाए कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं, तो क्या उन बच्चों, आपने देखा है अनुभवों से कि ऐसे बच्चे भी कमाल कर जाते हैं, यानी अब भाषा बंधन इस क्षेत्र में भी नहीं रह गया? जी बिल्कुल, आजकल भाषा बंधन बिल्कुल नहीं रह गया कंप्यूटर फील्ड में। हिंदी बैकग्राउंड के काफ़ी सारे बच्चे आके और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, काफ़ी अच्छी अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदी या इंग्लिश, कंप्यूटर तो दोनों भाषाओं में काम करता है, हिंदी में भी करता है, इंग्लिश में भी करता है। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए कि जो हिंदी में भी आप काम कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए कि जो आप हिंदी में भी काम कर सकते हो। इवन आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं, या अपने दूसरे सॉफ्टवेयर को भी चेंज करके हिंदी में कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भाषा बंधन नहीं रहेगा इसमें। हिंदी मीडियम के बच्चे भी काफ़ी अच्छे करते हैं इसमें, मैडम। जी जी बिल्कुल। तो मैम एक बात आपसे पूछना चाह रही थी कि संगीत से आप जुड़ी हुई हैं, तो आपके भी तो गुरु हैं। आपके अभी भी गुरु हैं, मतलब मैं अगर दर्शकों को ये बताऊं कि ये अब गुरु की भूमिका में है, लेकिन स्टिल ये पढ़ाई कर रही हैं और अभी भी इनके गुरु हैं। तो कुछ लेटेस्ट गुरु के बारे में मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि आप किन से अब शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और कौन सी? देखिए, मैं तो संगीत और या कोई भी विषय हो, चाहे दर्शन हो, चाहे साहित्य हो, किसी भी विधा में यदि आप किसी भी विषय में निष्णात होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमेशा गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। और गुरुओं की आवश्यकता संगीत के क्षेत्र में आपको सदा पड़ती रहती है। मैं वैसे तो मेरे आदरणीय श्री यशवंत देव जी मेरे गुरु रहे हैं, जो आदरणीय लता मंगेशकर जी के भी मास्टर रहे हैं, फिल्म निर्देशक रहे हैं, संगीत निर्देशक रहे हैं, और कई 700 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पर उनके आदर्श और उनकी सिखाई हुई जो एक तरह से कहना चाहिए कि
प्रणालियां हैं जिन पर मैंने काम किया है, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें प्रायोगिक और व्यावहारिक रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें जो आपका परफॉर्मेंस होता है यही आपकी एक सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि यदि आपने सच में सीखा है, सच में मेहनत की है, तो आप मंच पर इसका प्रदर्शन कर पाते हैं। तो मेरी डॉक्टर सीता रानी तिवारी हैं, वो अभी वर्तमान में हैं। मैं उनसे निरंतर संगीत की शिक्षा भी लेती रहती हूँ, बार बार उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करती रहती हूँ, और मैं संगीत की शिक्षा भी निरंतर बच्चों को दे रही हूँ। कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ तो मैं गायन और गायन के अलावा नाटक है और अन्य विधाओं में भी बच्चों को सिखाती हूँ, उनको निष्णात करती हूँ। अभी मैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को, कुछ विद्यार्थी हैं जिनको भगवान ने बहुत अच्छा कंठ दिया है, बहुत मधुर कंठ दिया है, और उनमें बड़ी प्रतिभा छुपी हुई है, और उस प्रतिभा को मैं निखारने का काम कर रही हूँ। हमारे कॉलेज में दया सागर है और ब्रजेश कहार है, शेरा यादव है, बहुत अच्छा गाते हैं तीनों विद्यार्थी। और जिसमें कि ये बच्चे जो हैं वो मंच पर, कॉलेज के मंच पर बहुत बार प्रदर्शन कर चुके, और यूथ फेस्टिवल में ब्रजेश कहार पुरस्कार भी लेके आए जिला स्तर पर। अब गुरु आपके जैसा हो तो शिक्षक तो कमाल करेगा ही। संगीत की आपने बात छेड़ती थी, खूबसूरत सी कव्वाली जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, अब आपको सुना देते हैं। जहाँ के मालिको, दोनों जहाँ के मालिको, मुख्तार आ गए, दोनों जहाँ के मालिको, मुख्तार आ गए, दोनों जहाँ के मालिको, मुख्तार आ गए, मुख्तार आ गए।
कितनी खूबसूरत कव्वाली थी ना। संगीत दरअसल पूरा दिन बना देता है। अगर आप खुश होते हैं तब भी संगीत को एंजॉय करते हो, और अगर आप थोड़ा सा दुखी होते हैं तो भी आप शब्द संगीत के साथ साथ उन शब्दों को एंजॉय करते हैं। उषा मैम, आप संगीत से जुड़ी हुई हैं, जी। तो इतनी खूबसूरत से हमने कव्वाली सुनी, तो क्यों ना एक खूबसूरत सा जो आप सिखाती हैं वो अब हम सुन लें इस स्टूडियो के माध्यम से। देखिए, मैं संत कबीर से बहुत प्रभावित रही हूँ जीवन में, और वो एक ऐसे कहना चाहिए संत हुए हैं भारतवर्ष में, जिन्होंने भारत की एकता को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके हिंदू शिष्य भी थे और उनके मुस्लिम शिष्य भी थे। वो दोनों पक्षों की तरफ बोलते थे, और दोनों में जो गलती होती थी दोनों को फटकार लगाते थे। इसलिए मुझे कबीर बहुत प्रिय हैं, और वह सत्य की बात करते हैं, और वो सत्य की बात करते, इसीलिए कोई उन्हें सूफी संत कहता है और कोई उन्हें हमारे भारतीय संतों की जो परंपरा है उसमें रखता है। तो कबीर का जो जी क्षेत्र है वो बहुत विकसित है, और उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा पर बहुत काम किया है। और निर्गुण भक्ति धारा में उन्होंने यही कहा है कि एक नूर से सब उपजाया, कौन मंदे हैं और कौन बड़े प्रकाशवान हैं, कौन यानी कम प्रकाशित हैं और कौन मैम, अधिक प्रकाशित एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इतनी खूबसूरत बातचीत चल रही है, हम यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप साहू जी, डॉक्टर प्रदीप साहू हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रदीप, और बताइएगा आप किससे क्या सवाल रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को दूरदर्शन परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर उषा शर्मा मैडम से ये पूछना चाहता हूँ जी। कि मैडम, जी। शिक्षक और गुरु में क्या फर्क है? शिक्षक और गुरु, लाइन डिफरेंस हो सकता है, तो थोड़ा बताइए प्लीज। बिल्कुल, दूसरी धन्यवाद। बात मेरी ये है कि पहले जो बोलते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े, गोविंद का मिलना तो बड़ा मुश्किल है आजकल। शिक्षक और गुरु की परिभाषाएं भी कितनी प्रासंगिक है ये ईश्वर जाने। तो मैं कहता हूँ कि गुरु शिक्षक दो खड़े ताकि लागू पाए, थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए आप। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और वर्तमान संदर्भों में हम देखते हैं तो जो शिक्षक की भूमिका है, और पुराने संदर्भों में देखते हैं तो गुरु की भूमिका है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। गुरु जो है, गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए, और गुरु जो है आत्मज्ञान कराने में भी सक्षम हुआ करता था। आज का शिक्षक आत्मज्ञान कराने में कभी कोई शिक्षक समर्थ होता है और अधिकतर समर्थ नहीं होते हैं। जिन शिक्षकों ने अपने आत्मज्ञान के लिए काम किया है गुरु की कोटि में आने के लिए, वो शिक्षक जो हैं वो गुरु की कोटि में आ सकते हैं। लेकिन शिक्षक जो हैं अधिकतर वर्तमान में जो पुस्तकों में लिखा गया ज्ञान है, या उन्होंने जिस प्रकार से परंपराओं से, सामाजिक परिवेश से, विभिन्न क्षेत्रों से जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान का प्रसार जो है वो अपने विद्यार्थियों के मध्य करते हैं। लेकिन जो गुरु होता है उसकी वो पहली इसी बात पर ध्यान देता है कि विद्यार्थी जो है वह आत्म अवलोकन की प्रक्रिया में आगे बढ़े। और हमारे उपनिषद काल से देखा जाए, वैदिक काल से देखा जाए, तो जो हमारे यहाँ गुरु हुआ करते थे वे गुरु आत्मोपलब्धि पर सबसे अधिक ध्यान दिया करते थे। और आश्रमों में जो उनकी परीक्षाएं होती थी वह भी परीक्षाएं इस बात पर आधारित होती थी कि उनको आत्मज्ञान हो गया है कि नहीं, उनमें दया का, सही है, एक अच्छे मनुष्य बनने का, एक देश के लिए अच्छा नागरिक बनने का उनके भीतर विकास हुआ है कि नहीं, वह आत्मज्ञान में कितने विकसित हुए हैं। तो आत्मज्ञान का संबंध जो है वह स्वयं को जानने अगर से है। शिक्षक और गुरु की बात करें, जो थोड़ी बहुत मेरी भी समझ कहती है आप लोगों के साथ अनुभव करते करते, कि जो प्रबंधन होता है, जिंदगी का प्रबंधन बात करें, किताबी ज्ञान के साथ साथ ये सारी चीजें शिक्षक सिखाता है। लेकिन अगर गुरु की बात करें तो गुरु बिन
लिखे न सत्य कोई और गुरु बिन मिटे न दोष, शायद जीने की कला सिखा देता है गुरु। बिल्कुल, ये संक्षिप्त बिल्कुल, मैं बिल्कुल, मैं जीने क्या की समझ कला पाई। सिखाता है। तो मैम एक बहुत खूबसूरत से हमारे गुरु और जुड़ चुके हैं और मैं उनसे चर्चा को बढ़ाऊंगी और कुछ नए सवालों के साथ उनका स्वागत करूंगी। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर अतुल दुबे जी, मैनेजमेंट गुरु ये कहे जाते हैं, BSSI भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है अतुल सर आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी। जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अतुल सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है मैम। जी अब मैं इस सवाल से उठा लेती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी शिक्षकों को लेकर शिक्षक दिवस पर एक बार कि शिक्षक जो है दरअसल एक पेशा नहीं है, जीने का तरीका है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैम, शिक्षकों के ऊपर अगर देखा जाए तो समाज की जिम्मेदारी होती है। अगर समाज अच्छा करता है, समाज बुरा करता है, जो भी चीजें होती हैं वो शिक्षकों के कंधों पर निर्धारित की जाती हैं। अगर किसी देश में देखा जाए, उस देश का डेवलपमेंट, उस देश के नागरिकों का व्यवहार बहुत कुछ आधारित होता है शिक्षकों की दी गई शिक्षा पर। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज के उत्थान में। और समाज अगर हमारा अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा समाज निरंतर आगे बढ़ता रहे और समाज के लोग अच्छे आचरण का पालन करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। कैसा रहा आपका अनुभव? अगर मैं आपके अनुभवों से जान लेती हूँ, आज तो गुरुओं से बात करने का समय है और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने अनुभव शेयर करते हैं तो दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम भी हो जाता है वो, कि हाँ हमें दरअसल इस तरह से अपने जीवन को जीना है। सही कह रही हैं आप कि एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक कहीं ना कहीं एक छात्र ही होता है और वो जो है मतलब उसके अगर कहे जाए तो प्रथम गुरु जो है माता पिता होते हैं। सही। माता पिता से जो शिक्षा वो प्राप्त करता है छात्र बन करके, वही शिक्षा वो आगे चल करके शिक्षक के रूप में समाज को देता है और उसी से समाज का जो है उत्थान निर्धारित होता है। जी सर, आपके समय का शिक्षक दिवस और अभी का शिक्षक दिवस, जब आप अपने गुरुओं का सम्मान अलग तरह से अपने तरीके से मनाते थे और अब जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्या अंतर देखते हैं आप? जी देखिए, इनोवेशन तो हमेशा होता रहा है और समाज जो है अपने आधार पर चीजों को परिवर्तित करता रहा है। जैसी सुविधाएं, जैसा समाज का आचरण परिवर्तन हुआ, ठीक उसी तरह से गुरु और शिक्षक का संबंध भी अभी परिवर्तित हुआ। लेकिन आज भी मैं कहूंगा कि हमारे जो ये छात्रगण हैं वो इतनी आत्मीयता से हमें अभिवादन करते हैं और इतनी आत्मीयता के साथ जो है हम लोगों का मान सम्मान एक विशेष दिवस पर, इस शिक्षक दिवस पर करते हैं और साथ ही वो बाकी के दिनों में भी बहुत आदर सम्मान देते हैं। मैं कभी भी अगर कहीं निकलता हूँ और कोई छात्र मेरा जो है मिलता है और किसी भी ऑफिस में गया, कहीं जाने पर जो है वो कहता है कि आकर के पैर छूता है और कहता है सर आपने मुझे इस ईयर में यहाँ पर पढ़ाया था। तो ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात हो जाती है। यही हमारा शिक्षक दिवस होता है और इस तरह से जो है हम लोग बहुत गौरवान्वित फील करते हैं अपने आप में। और सही देखा जाए तो सही मायने में यही हमारा पारितोषिक है। हमें जो है बहुत कुछ अभिलाषा नहीं रहती, लेकिन जब हम खड़े होते हैं और आकर के हमारा छात्र कहता है कि सर आपने हमको पढ़ाया है, बड़ी ऊंची ऊंची पदों पर बैठे हुए छात्र हमारे जब इस तरह से बातें बोलते हैं तो ये हमें सही मायने में पारितोषिक मिलता है जो कि समाज हमको वापस करता है। एक सवाल आपसे जरूर जानना, इसका जवाब जानना चाहूंगी आपसे कि ना पहले के तरीके, गुरु शिष्य के अगर बीच के तरीकों की बात करूं और अब के तरीके, यानी पहले की जो डांट थी वो बेहद असर कर जाती थी और वो शायद घर परिवार तक पहुंचती ही नहीं थी, वो मार और डांट। लेकिन अब अगर शिक्षक थोड़ा तेज आवाज में बोल ले या थोड़ी सी सजा दे दे तो अब घर तक बात पहुंच जाती है और पेरेंट्स चले आते हैं बात करने के लिए। तो क्या माहौल बदल गया है? जी, कुछ केसेस में ये चीजें बिल्कुल पाई गई हैं कि कुछ माता पिता जो है बहुत ही भावुक होकर के अपने बच्चों के लिए वो शिक्षक से बात करने स्कूलों या कॉलेजेस में आ जाते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आज भी बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि जब तक शिक्षक की डांट और मार नहीं पड़ेगी तब तक हमारा बच्चा सोना बन करके निकलेगा नहीं। परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं,
परिवर्तन ऐसा हुआ है कि पहले जो है शिक्षक घर जा करके उस बच्चे की शिकायत माँ बाप से करता था। आज जो है देखा जाए तो शिक्षक क्या करता है कि ऑनलाइन मैसेजेस भेज करके, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज करके ये चीजें जो है उनको बता देता है। तो और इसी तरह से अब मनाने की बात भी आपने जो पूछी है वो ये है कि छात्र भी ज्यादातर कहीं कहीं व्यस्त होने के कारण उन्होंने ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसका सहयोग, उसका सपोर्ट लेकर के वो शिक्षकों के साथ शिक्षक दिवस मना लेते हैं। कई बार सेल्फी के माध्यम से, कई बार फोन पर व्हाट्सएप मैसेज भेज करके, कई बार फोन पर कॉल करके। पहले क्या होता था, पहले वो छात्र चाहता था कि शिक्षक से 1 to 1 फेस टू फेस मिल करके बधाई दे। मैं बताऊं, आज भी मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं अपने गुरुओं को फोन पर जो है उनको बधाई दे दूं। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे उनके पास जाकर के उनके पैर छू करके ये आशीर्वाद लेना चाहिए, शिक्षक दिवस हो या बाकी के दिन। लेकिन अब जो है परिवेश बदल गया है। बिल्कुल परिवेश सर। बदलने के साथ साथ बच्चे क्या है, उनके पास समय की कमी है, उनके पास आने जाने में और कहीं दूर जाकर के वो बिल्कुल पढ़ते सही। हैं। तो बहुत ये दिक्कतें जो है बिल्कुल उनके सर, सामने इस आती बात हैं। को बिल्कुल मुझे लगता है कि ध्यान रखा जाए कि परिवेश भले ही बदल जाए, परिभाषा ना बदले शिक्षक दिवस की। परिभाषा नहीं बदली है। बहुत इसमें बहुत कोई शुक्रिया दो राय सर। डॉक्टर अतुल दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार फिर से हम उनको शुभकामनाएं देंगे और धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े। आपके पास आ जाती है, तकनीक की बात हो रही थी अभी सर, तो वाकई तकनीक ने हमें दूर रहकर भी नजदीक बनाए रखा है। पहले ऐसा था कि हम गुरुओं के पास अगर नहीं जा सकते थे तो फिर हम उन्हें शुभकामनाएं नहीं दे पाते थे, लेकिन अब हम तकनीक के माध्यम से कहीं पर भी दुनिया के कोने में बैठे हो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें एक मैसेज तो मैसेज भेज ही तो भेज पाते हैं। सकते अगर हैं, हम जी, इसका बिल्कुल। पॉजिटिव पॉइंट देखें तो क्या जी, जी, कहेंगे? बिल्कुल ये बहुत सही बोला आपने कि आप हमारे जैसे पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो अब नहीं आ पाते, कहीं बाहर होते हैं, विदेश में होते हैं या किसी दूसरे शहर में होते हैं, तो वो हमको मैसेज करके, ईमेल करके या व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू हमको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो ये जैसा कि आईटी फील्ड में इतना ज़्यादा ये हुआ है, तो इसमें हम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया कि बच्चे कहीं से भी हमको अपनी शुभकामनाएं भेज सकते हैं, किसी भी बारे में हमको कुछ भी अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। तो ये तो मतलब इसका कुछ कह नहीं सकता कि ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा ये। शाहब जी, मैम का तो समझ में आता है जी। क्योंकि उनके पास इतनी सारी विधाएं हैं कम्युनिकेशन की। आपके पास मुझे ऐसा लगता है कि शब्द वैसे नहीं होते होंगे जैसे साहित्यिक भाषा मैम जी, के पास जी, होती जी, होगी, जी। तो क्या आप मशीनरीज की भी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करके अपने शिष्य को अपने नजदीक कर पाते हैं ताकि वो आपकी बात को अच्छी तरह समझ सके और जो ज्ञान आप दे रहे हैं वो उनके दिमाग में गहरे बैठ सके? जी जी, बेसिकली मेरा फील्ड क्या कंप्यूटर हार्डवेयर फील्ड है यार। मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस वगैरह ये बच्चों को सिखाता हूँ। ये जो रहता है इसमें कंप्यूटर ठीक करना, रिपेयर करना, लैपटॉप ठीक करना, रिपेयरिंग करना, ये हम लोग करना सिखाते हैं। तो जैसे कि अभी एक कॉलर ने आपको बताया कि बच्चे काफ़ी सारे मिल जाते हैं, कहीं कहीं मिल जाते हैं, पुराने बच्चे कहीं मिल जाते हैं। वैसे हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि काफ़ी बच्चे, जैसे एक बार एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। एक हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जो आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगती है पर्चे बनवाने की। तो मैं भी लाइन में लगा हुआ था। तो एक स्टूडेंट निकल के आया कि सर आप कैसे? तो मैंने कहा आप, कहने सर मैं ही पर्चा बनाता हूँ, आप आइए मेरे पास, मैं बनाता हूँ। तो इतने लाइन में निकल के बच्चा वो आया पर्चा बनाने वाला, मेरे उसने पैर छुए और बोला कि सर आप आइए मैं आपका बनाता हूँ। तो ये ऐसे मतलब स्टूडेंट निकल के कहाँ से बच्चे निकल के आते हैं। तो ये तो शिक्षक का तो वो होता ही है कि बच्चे कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। बिल्कुल सही। जी मैम, ये सर ने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं बच्चे मिल जाते हैं, हमें भी मिल जाते हैं। कभी रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा मिल गया जो टीसी बन गया। अच्छा। एक मेरी विद्यार्थी है जिसे मैंने संगीत सिखाया था, अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है और उसने मंच से अरिजीत सिंह के साथ गाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपने कॉलेज में गीत पुणे की में बात हो रही थी, वो जी। अभी अपनी बात अधूरी रह गई है। जी। वो धार तो आप पर बाकी है हाँ, अभी। हाँ। तो ये हम देखते हैं कि संगीत से जुड़े हुए बच्चे जो होते हैं वो मिल जाते हैं मुझे। हिंदी साहित्य से जुड़े हुए, साहित्य से या कहना चाहिए विषय से जुड़े हुए बच्चे होते हैं वो मिल जाते हैं। और साथ ही अब दर्शन के बच्चे भी मिल जाएंगे जिनके साथ हमने दर्शन की पढ़ाई भी की है। तो इस तरह से हम देखते हैं आपको शिष्य मिल जाते हैं, हमें गुरु चित्रकला मिलते में बहुत मैम, सारे आपको बच्चे शिष्य हमारे मिल साथ जाते हैं। हैं, हमें गुरु मिलते चले जा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। और फिर मैं आपके पास लौटूंगी। बिल्कुल। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मुकेश राजपूत जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एक और अलग विधा के गुरु हमारे साथ इस वक्त हैं जो मैनेजमेंट के गुरु भी सिखाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीए पास तो सुना था, सीए पास, इस तरह की कोई किताब आई थी सर आपकी? जी तो मैं चाहूंगी उस किताब जी लिखी गई थी, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो ये ना समझे कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत कठिन होता है, बल्कि वो ये समझे कि जो उन्होंने सपना बनाया उसे पूरा करने के लिए शिक्षा का महत्व कितना ज्यादा है। आप शिक्षा से कहीं भी पहुंच सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा को पाने के लिए पैसे नहीं, आपको केवल अपना वो लगाना पड़ता है कि पागलपन, जुनून की हाँ मुझे पाना है। बच्चों में वो वाला पेशेंस है, आप जिस पागलपन की बात कर रहे हैं, आज के शिष्यों में आप वो धैर्य पाते हैं जो आप में था कभी? देखिए, मैं जब पढ़ाई करने आया था या मैं सीए करने आया था तो मैंने 4 बातों का पहले पालन किया था, और मैं चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस पर आप के माध्यम से सारे बच्चे, पूरे भारत के बच्चे, सभी स्टूडेंट के 4 बातों का पालन जरूर करें। ठीक है। पहली बात तो ये होती है कि जो भी आपने जीवन बनने का ठाना है उसके पाने के लिए आपके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए, ये हमें हर हाल में पाना है। और दूसरी बात यह है कि उसको पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, सकारात्मक प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। और तीसरी बात, उसको पाने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं, अथक प्रयास की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, चौथा नंबर ये है कि आपके अंदर एक महान धैर्य होना चाहिए, ग्रेट पेशेंस। इन्हीं 4 मूल मंत्र की वजह से आपने राष्ट्रपति पुरस्कार अर्जित किया है सर। जी बहुत सारी बधाई दे देते हैं दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको पहले। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास समय है 2 मिनट जी का। प्लीज, कृपया। देखिए, अगर आपको सच में सफल होना है डियर स्टूडेंट, तो आपको संगत और एटमॉस्फेयर दोनों को चेंज करना पड़ेगा। संगत मतलब जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो हमारी संगत होती है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, संगत की वैल्यू होती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो निश्चित ही आपके अंदर अच्छे आचार विचार आएंगे और आप एक महान सफलता को पा सकते हैं। इसलिए मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि आज ही से अपने संगत को, अपने एटमॉस्फेयर को चेंज कर ले। अगर आप चेंज कर पाए तो आप सबसे सफल बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। चलना तो हम सीख जाते हैं, लेकिन संभलना हमें गुरु सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीए मुकेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इतनी खूबसूरत बात कही उन्होंने। जिंदगी को जीने के लिए 4 मूल मंत्र उन्होंने जो बताए, और सपने की बात कर रहे थे, तो एक और हम शिक्षक को याद कर लेते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो वाकई कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हम जागते हुए देखते हैं, और उनको पूरा करने के लिए हमें पूरी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। जी मैम। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है, और मैंने अपने बच्चों को बड़े बड़े सपने दिए हैं और मेरे बच्चे उसमें निखरे भी हैं और निकले भी हैं। जैसे कि हम चित्रकला में देखते हैं, जो बच्चा पहले, मैंने चित्रकला में MA किया, विद्यार्थियों के साथ चित्र बनाए बैठकर, तो मुझे देखकर बच्चे ये कहते थे, जब आप इस उम्र में पढ़ सकती हैं और इतनी मेहनत कर सकती हैं, तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हमें भी कितनी मेहनत करना चाहिए। तो शिक्षक जो है वो हमेशा अपडेट रहना चाहिए, शिक्षक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और इसीलिए मैंने अभी 2023 में भी दर्शन शास्त्र में MA किया, क्योंकि हम जितना ज्ञान अर्जित कर पाते हैं उतना ही हम बांट पाते हैं। आपने तो सिखाया है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है, और बच्चों को सतत पढ़ते रहना चाहिए, सतत ज्ञान के संपर्क में रहना। अच्छा, बच्चे जब खुद ज्ञानवान बनेंगे तो वो अपनी आसपास के लोगों को खुद स्वयं बदलने में सक्षम होंगे, खुद वातावरण बनाएंगे वो। एक सवाल आपसे रख लेती हूँ, हम इतनी चर्चाएं कर रहे हैं कि कुछ बच्चों का तो मन ही नहीं लगता अगर पढ़ाई में, उन बच्चों के लिए भी बहुत सारे स्कोप हो गए, जैसे कि कंप्यूटर का एक क्षेत्र। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिन बच्चों का मन नहीं लगता है, वास्तव में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका मन नहीं लगता हो। ये कहा जाता है कि उसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ है ये शिक्षक को जानना पड़ता है। कभी कभी उसका मन कहीं और होता है और उस मन के पीछे वो भागता है, लेकिन उस मन के पीछे वो जो भाग रहा है बच्चा, उसके मन को समझना पड़ता है। कुशल शिक्षक वही है जो बच्चे के मन को पढ़ना जानता है। तो हम बच्चों के मन को यदि पढ़ लेते हैं तो आप देखते हैं कि हम उस दिशा में उनको
पूरे उनका ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं, उनको उस दिशा में हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है अपने पूरे जीवन में कि यदि बच्चों में ये बात है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो जिस दिशा में उनका मन लग रहा है उस दिशा में ही उनको ज्ञान अर्जित करने के लिए हम प्रेरणा दे सकते हैं। बिल्कुल, शहाब जी से पूछ लेती हूँ कि वाकई आपके पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर ये सीख नहीं पा रहा हूँ मैं, तो वहां से वापस जाना मुश्किल तो नहीं होता, आसान होता है, लेकिन उनको वापस लाना जरूर मुश्किल होता है, और वो काम एक टीचर अच्छे से कर सकता जी है। बिल्कुल, हमारे पास भी काफ़ी ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ। मतलब 1 महीना सीख लिया, 15 दिन सीख लिया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग समझते हैं कि नहीं, इनको इस टेक्निक से सिखाया जाए। तो फिर हम अपनी टेक्निक चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो बच्चे धीरे धीरे आगे सीखते जाते हैं, और वो आगे आगे काफ़ी अच्छा करते हैं वो बच्चे। जी 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 मैडम, वो काफ़ी अच्छा करके और वो आगे मतलब अपनी फील्ड में वो आगे आगे चेंजेस करते हैं, अपने फील्ड चेंज करते हैं आगे जाके, और आगे डेवलपमेंट करके और अपना विकास कर जाते हैं आगे जाके। ठीक है। जिस तरह से हम चर्चाएं कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के महानुभव बोलेंगे, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ बोलेंगे, अलग अलग क्षेत्र के अतिथि हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जो अपने क्षेत्र से जुड़कर अलग अलग तरीकों से अपने शिष्य तैयार करते हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में। तो उषा मैम, मैं हमारे जो कॉलर जुड़ेंगे उससे पहले एक सवाल आपसे रख ही लेती हूँ। जी जी बिल्कुल। क्या कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिन्हें आपने के मार्गदर्शन में जिन्होंने बेहतरीन काम किया, जैसे कि अभी आप उदाहरण दे रहे थे, और जब वो सालों बाद आपसे मिलते हैं तो उनके भी शिष्य हो चुके होते, मतलब ये भी एक जनरेशन आगे बढ़ती चली जाती है। इस सवाल का जवाब लूं उससे पहले हमारी अतिथि जुड़ चुकी है मैम, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत खूबसूरत बातचीत चल रही है आज इस विषय पर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अलग अलग क्षेत्र के गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र का एक बेहतरीन नाम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुका है। मैं परिचय दूंगी, डॉक्टर रश्मि निचलानी जी हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका, और सबसे पहले शिक्षक दिवस पर ढेर सारी उनको शुभकामनाएं भी देती है। डॉक्टर रश्मि निचलानी मैम। धन्यवाद मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? चिकित्सा का ऐसा क्षेत्र है जो मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग वाला क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, दिल वाला क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। कैसा आपका अनुभव रहा? ये अनुभव मैं आपसे जान लेती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल का विधा है। और हमारे पास जो बच्चे आते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो ऑलरेडी इतने मैच्योर होते हैं, तो उनके साथ जो डीलिंग होती है वो बहुत अलग तरीके की होती है। उनको हमको दोस्त भी बनाना पड़ता है, उनको हमको थोड़ा सा डर भी बनाना पड़ता है। तो ये सब मिली जुली सब चीजें करके तब हम अपने आप को उनके साथ जोड़ सकते हैं। और इसके लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि मैच्योर लोगों को अपना दोस्त होता है। बच्चे होते हैं उनको आप जल्दी एक चीज में ढाल लेते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं उनको अपने हिसाब से ढालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कई मुश्किलें रहती हैं। तो इस चुनौती का सामना आप कैसे करती है, जब आपने कहा कि ढालना मुश्किल होता है? जी जी, मैंने वही कहा ना कि उनके साथ पहले उनके सही के उनके लेवल पे जाना पड़ता है, उनका दोस्त बनना पड़ता है, उसके बाद फिर वो आपकी बात मानना शुरू करते हैं। तो कोई ऐसा एक अनुभव शेयर कर लेते, किसी शिष्य के बारे में आप कोई वाकया शेयर कीजिए ना, ये मौका है और दस्तूर भी है। जी जी बिल्कुल। हमारे जमाने में हम लोग टीचर से बहुत डरा करते थे, मतलब अगर टीचर साइड से निकल जाए तो हम लोग इधर उधर भाग जाया करते थे। लेकिन आजकल का तो जमाना बदल गया है, बच्चे उतना टीचर से नहीं डरते हैं। अब वह एक अच्छी भी बात है, और जैसे जैसे चेंज होते जा रहे हैं सब चीजें, तो हम लोग अगर कुछ बच्चों से पूछते थे, हमारे टीचर हमसे पूछते थे, तो हम लोग बड़ा सिंपल सीधा सटीक जवाब देते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो कमाल भी करते हो, धमाल भी करते हैं, लगा के पूरा अच्छी तरह जवाब देते हैं, तो कई बार काफी अच्छा भी लगता है। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं समझ रही हूँ आपकी भावनाओं से आप भर गई, शायद कुछ पुरानी चीज़ें रिकॉल हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जल्दी ही फिर मुलाकात होगी स्क्रीन पर। तो फिलहाल के लिए तो मैं यही मैम को धन्यवाद करना चाहूँगी। शाहब जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम ने बिल्कुल सही बोला कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट आते हैं हम लोगों के पास भी, जैसे छोटे बच्चे भी आते हैं,
हाउसवाइफ भी आती हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो कुछ कुछ जैसे आते हैं जो उनको ऐसा लगता है कंप्यूटर को हाथ लगाने में डर लगता है ये हाथ लगा लेंगे तो पता नहीं इसमें से क्या हो जाएगा, मतलब टच कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग अपने हिसाब से उनकी भावनाओं को आगे बढ़ते हुए कि वो क्या चाहते हैं, वो किस हिसाब से इसको हम उनको कैसे ले आ सकते हैं, किस टाइप से सिखा सकते हैं, तो वो हम उस हिसाब से उनको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में मैम आपसे भी मैं ले लेती हूँ राय। शिक्षक के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है भाषाई व्यवहार। कितना भी हाँ वो भाषा में निष्णात हो, लेकिन जो विद्यार्थी होते हैं उसका उनके साथ उनका भावात्मक संबंध भी होता है और उन्हें इस प्रकार के शब्दों का चयन करना पड़ता है जिससे कि विद्यार्थी उनकी बात को, जी। उनके संवेगों को अच्छी तरह समझ सकें और बच्चे जो हैं रिसेप्टिव, ग्रहणशील अधिक बने। समय का पता नहीं चला, आपको पता है गुरु बिल्कुल। के साथ कुछ ऐसा ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर उषा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, साहब जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जाने से पहले खूबसूरत सी पंक्ति है कि बहुत ही सुंदर पंक्ति थी। देखिए बात करते करते मैं भी भावनाओं में चली गई। एक दौर नया दुनिया में शुरू बच्चों के कदम से होगा, बदनाम हो जिससे देश अपना वो काम न हमसे होगा। इसी के साथ नमस्कार एमपी मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। शिक्षक दिवस की आपको एक बार फिर से अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। इतिहास में क्षमता है स्वयं को दोहराने की और वर्तमान को बदलने की। भारत के इतिहास में